जब अरविंद केजरीवाल जी पे पथराव हुआ तो वो साइलेंस था, जैसे आज ओपी शर्मा का मैं आपको उदाहरण दे रही हूं तो साइलेंस था। तो निष्पक्षता मेंटेन, निष्पक्ष होना ही जरूरी नहीं, निष्पक्षता दिखना भी जरूरी है। संगीत रागी को इसके बारे में कुछ बताना है, लेकिन पहले लोगों को पता चले कि भाई दिल्ली में कौन से इलाके में कितना वोटिंग हुआ है। जरा आप स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे, बड़ी वाली स्क्रीन पर, कि जो मैप हमने बनाया हुआ है, हीट मैप जिसे हम कह सकते हैं, कि जिस पर हमको पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन से इलाके में कितना वोटिंग हुआ है। अभी तक दिल्ली का 3 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। 46% के आसपास के कुछ आंकड़े हमको यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर में आपको जो वोट दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर हुआ है। यानी नीला और हरा कलर जो आप देख सकते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग होता हुआ नजर आ रहा है। जो लाल रंग के निशान आपको जहां पर नजर आ रहे हैं, वहां पर 3 बजे तक सबसे कम, यानी 39 to 42% के बीच में वहां पर वोटिंग, और सबसे ज्यादा 3 चुनाव क्षेत्रों में जो ब्लू यानी नीले में आपको जो रंग दिखाई दे रहा है, वो 53 to 56% दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं। और 21 से 22 सीटें ऐसी हैं जो आपको येलो कलर में नजर आती है वहां पर, उसमें आपको पता चलता है कि ये सारी सीटें जहां पर करीब करीब 42 to 49% वोटिंग यहां पर आपको नजर आता है। और अगर आप नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि हरे कलर की 9 सीटें हैं, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका, या जो ये ऐसे इलाके हैं जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के इलाके कह सकते हैं। यहां पर मुस्लिम वोटिंग काफी संख्या में है, पूर्वांचली वोटिंग भी यहां पर है, और सबसे कम वोटिंग सेंट्रल दिल्ली में आपको यहां पर दिखाई देती है, जहां पर अफ्लुएंट इलाका हम कह सकते हैं, नई दिल्ली का इलाका है, जहां पर कम वोटिंग वहां पर होती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र सुप्रिया श्रीनेत, सुधांशु त्रिवेदी और यहां पर पैनलिस्ट सभी लोग यहां पर कर रहे थे। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, आज की स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटिंग बहुत संख्या में हो रहा है, झुग्गियों में अभी भी लाइन वहां पर लगी हुई है। यह वोटिंग आपको क्या दिखाएगा? जो सुप्रिया श्रीनेत जो कह रही थी कि भाई लोगों के मन में कुछ गुस्सा है, वो यहां पर दिख सकता है। देखिए, मुस्लिम वोट कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे जहां भी हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, चाहे बिहार का किशनगंज एरिया हो, धुबरी हो, बारापेट हो, 24 परगना हो, चाहे जहां आप हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा रहता है। और दिल्ली में आप देखेंगे कि पिछली बार भी यदि 2020 का आप चुनाव देख लेंगे तो आप मुस्तफाबाद का आप ले लीजिए, बाबरपुर का इलाका ले लीजिए, सिलमपुर का इलाका ले लीजिए, सीमापुरी का इलाका ले लीजिए, इनमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ था पिछली बार भी। 70+ % जो है वो पिछली बार वोटिंग हुआ था। दूसरी बार जब इलेक्शन कमीशन की बात होती है तो ये मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि 2 हो या 3 हो, सुप्रीम कोर्ट के जज उसका हिस्सा बने, ये सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा मैंडेट कहीं नहीं देता है। जिसने भी भारत का संविधान पढ़ा है उसको ये इतनी बेसिक जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है तय करने का कि जो इलेक्शन कमीशन होगा उसमें कितने सदस्य होंगे और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसका या चीफ जस्टिस। इसको तो हम कह सकते हैं जैसे कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको छीन लिया है। देखिए, राहुल गांधी तो वही बोले ना कि भाई आप बैठे ही क्यों वहां पर? नहीं, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी तो फिर जवाब दे देते ना कि राहुल गांधी की जब उनकी सरकार थी तो कैसे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, जो चुनाव भी लड़ते थे, चुनाव हार जाते थे तो राज्यसभा में भी जाते थे, मंत्री भी बनते थे। ऐसे तो सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आशुतोष कुछ कहना चाहते हैं। जल्दी से आशुतोष जी, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चलेंगे। नहीं, अगर हमारे मित्र का बस चले तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट क्यों है, उसी को इंडिपेंडेंस खत्म कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट क्यों है? नहीं, सुप्रीम तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या संविधान में प्रावधान है? क्या मुझे मैं जानकारी पूछना चाहता हूँ, क्या संविधान में है ऐसा प्रावधान? क्या मुझे बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वह भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस का कोर बिंदु है। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अगर उसकी साख पर सवाल खड़े होंगे तो पूरी की पूरी जो इलेक्शन प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, उस पर सवाल खड़े होंगे। इलेक्शन कमीशन की भूमिका को बनाने के लिए उन्होंने कहा था। अब इन्होंने क्या किया? अब अपनी कैबिनेट के 2 लोगों को रख दिया, तो कहां इंडिपेंडेंस है भाई? नहीं, इलेक्शन कमीशन की भूमिका इस चुनाव में अहम रहेगी, ऐसा आपको लगता है, जिसके वजह से ये सारे सवाल पहले से ही उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने सुबह से मैं देख रहा हूं 3 बार अब तक रिएक्शन दे चुके हैं अलग-अलग आरोपों पर। इलेक्शन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार मुझे बोलने दीजिए साहिल, तो मंत्री हुए ना इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जल्दी से सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाना है मुझे।
देखिए विनोद जी, विनोद जी यहाँ मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, उनको अच्छी तरीके से पता है कि जिन लोगों ने टीएन सेशन के समय के इलेक्शन कमीशन को कवर किया, अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की साख क्या होती है। आज जो साख है, ऐसी साख इलेक्शन कमीशन के इतिहास में शायद कभी नहीं रही होगी, इतनी खराब साख हो गई है। पूरी चुनावी प्रक्रिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इस पे कुछ करना चाहिए, अपनी इंटीग्रिटी को बहाल करने के लिए। आमतौर पर नतीजे आने के बाद सवाल उठते हैं, यहां तो पहले से ही सवाल उठने लगे हैं। सुधांशु त्रिवेदी और उसके बाद सुप्रिया सुले। देखिए, एक बात मैं टेक्निकल कहता हूं, फिर आशुतोष जी की बात। देखिए, संविधान में यह व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर तीनों का क्लियर डिमार्केशन है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जैसे कोर्ट को यह अधिकार है कि संसद के द्वारा पारित कानून को वो निरस्त कर सकता है, पर कानून बनने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता है कि वो कहे कि जब संसद में एक कमेटी बनी हुई है तो उस कमेटी के अंदर क्या होगा इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे। उसी प्रकार संसद को अधिकार है कि कोई कोर्ट कानून बनाए, उसके बाद वो कानून को परिवर्तन कर सकती है, मगर ये नहीं कर सकती है कि जब कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है उस बीच में संसद हस्तक्षेप करे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये होना चाहिए। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट एक एपेलेट अथॉरिटी है, यानी किसी को आपत्ति हो किसी डिसीजन से तो अपील करने जा सकता है। और सिलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट एग्जीक्यूटिव काम है। आप एक कल्पना करिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी एग्जीक्यूटिव डिसीजन का पार्ट हो गया और उस चयन को लेकर किसी को आपत्ति है तो वो अपील कहां करेगा जाके? बात खत्म हो गई ना। इसीलिए ये जो संवैधानिक व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो, मेरे मित्र बैठे हैं आशुतोष जी, मुझे बता दें, जैसे बहुत से लोग होते हैं, सीवीसी के अपॉइंटमेंट पे सुषमा स्वराज जी को आपत्ति थी, हम लोग कोर्ट गए थे। अब आप कल्पना करिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनने में किसी को आपत्ति हो और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस का पार्ट हो जाए तो अपील कहां की जाएगी? तो आपने संवैधानिक व्यवस्था के लिए चीज की प्राथमिकता, इसलिए अगर कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट गलत लग रहा हो तो से जवाब लेके विनोद जी आपके बाद देखिए, एक सिर्फ सुप्रिया सुले बोलना चाह रही है। सुप्रिया जी, आपका म्यूट हो गया। सुप्रिया जी, आपकी आवाज वैसे ही म्यूट हो गई है। हाँ जी, सॉरी। मैं 3 बिंदुवार तरीके से अपनी बात बोलना चाहती हूं। पहली बात मेरी यह है कि इलेक्शन कमीशन में यह बहुत बड़ा बदलाव आया है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कविताएं बोलते हैं, शायरी सुनाते हैं, जो उनका काम नहीं है, और कटाक्ष करते हैं। वो अलग बात है कि ये मर्यादा या ये गरिमा इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए, उस पर हम अलग से दिन में बहस कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है 3 चीजें। एक कानून बना, एक प्रक्रिया बनी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बैठकर निष्पक्ष, जिसके ऊपर इस लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसके इलेक्शन कमिश्नर्स को और उसके चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगे। उसमें से सीजेआई का हटाया जाना और उसको 2:1 कर देना। आज की तारीख में अगर मोदी जी या अमित शाह के अलावा कोई और मंत्री भी मोदी सरकार का कुछ डिसाइड कर लेता है तो वीटो करने का अधिकार किसको है? क्या एलओपी वीटो कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए जिस तरह से वो चेंज हुआ और जिस तरह से उसके बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और डेटा मांगा गया और उसमें चुनाव संचालन के नियम बदले गए, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन आज तक ये नहीं बता पाया कि महाराष्ट्र चुनाव में करीब करीब 70 लाख जो वोट बढ़ गए, करीब करीब 74,13,000 वोट बढ़े, उसकी कॉपी हमें क्यों नहीं दे रहे? वो क्यों नहीं सूचीवार तरीके से हमें लिस्ट ऑफ बूथ्स दे देते हैं? दे दे, वो नहीं करेंगे। तो मेरा अपना मानना है, और हमने होते हुए देखा है जब 2019 का चुनाव, इलेक्शन कमीशन तो कहता है ना वो तो पब्लिक डोमेन में है, कॉपी तो पब्लिक डोमेन में वो छप के आ जाती है कि कहां पर वोटर बढ़े हैं। खत्म कर लेने दीजिए, एक चीज मुझे खत्म कर ले। 2019 का चुनाव था, 2024 का चुनाव था। 2019 के चुनाव में बहुत जगह ये शिकायतें आई थी कि मोदी जी ने बहुत जगह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने लांघा है, उसका उल्लंघन किया है। इलेक्शन कमीशन का एक व्यू था, फ्रैक्चर्ड व्यू था, उसमें से अशोक लवासा ने अपना डिसेंटिंग नोट दिया। अशोक लवासा की पत्नी जो कि एक आईएएस अधिकारी थी, उनकी बेटी जो आईएएस अधिकारी थी, उनके अन्य घर वालों के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड शुरू हो गई। अंततोगत्वा वो वहां से निकलकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ या कहीं बने। एक मिनट सुप्रिया जी, आप संदीप दीक्षित ने एक जल्दी से आरोप लगाया हुआ है, उसको हम ले लेते हैं। उनका यह कहना है कि दिल्ली चुनाव में संदीप दीक्षित का आरोप है कि कुछ बूथों पर बोगस वोटिंग हो रही है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं बोगस वोटिंग की शिकायत, अब कांग्रेस के तरफ से भी बोगस वोटिंग की शिकायत आ रही है और उनका कहना है कि दोनों दल
पैसे बांट रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी पैसे बांट रही है। प्रियंका कक्कड़, अब तक आप आरोप लगा रही थी, अब देखिए कांग्रेस कह रही है कि आप भी पैसे बांट रहे हैं। आप कुछ पीछे नहीं है पैसे बांटने में। देखिए, इनके सहयोगी, इनके पास पार्टनर हैं आज बीजेपी के पास सारी एजेंसीज हैं, पुलिस इनके पास है। हमने तो प्रमाण दिखाए हैं आपको, डाल रहे हैं हम ट्विटर पे क्या क्या हो रहा है। ऐसे आरोप लगा के क्या भागना, करवा दीजिए अरेस्ट, सब कुछ तो है इनके पास, बीजेपी साथ तो है। ये आपका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी वही आरोप लगा रहे थे, उसके बाद मनीष पुलिस ने कहा कि सिसोदिया भाई जी ये ने सब तो मिला नहीं है। बकायदा, नहीं बहुत फर्क है, मनीष सिसोदिया जी ने बकायदा वो घर दिखाया जहां से पैसे बांटे जा रहे थे, ये